जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी का खान ग्लोबल में स्वागत है। आप सब लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं एसएससी वर्टिकल पे। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से वीडियो के आखिर तक बने रहिए पूरा। देखिए, हमारे को पता है कि हमारा जो ACIO का जो अभी नया वैकेंसी आई हैं, कुछ काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, पूरा आपको बताया गया इसके बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपका एग्जाम होता है जिसमें आपका एक बहुत सुनहरा भविष्य है, जिसमें आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं वर्दी बिना पहने भी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपका जो रहेगा कोर्स, इसमें क्या क्या आपके अलग अलग में कोर्स में हिस्से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। और हमें पता करेंगे कि मेरा जो रोल, मैं रुचिर कुमार आपका इंग्लिश मेंटोर, मेरा क्या रोल रहेगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, पहले अपनी सीरीज़ के बारे में जान लेते हैं। आपका जो कोर्स है शैडो वॉरियर्स बैच 2025, इसमें आपके साथ सब सीनियर मेंबर्स कनेक्ट करते हैं एसएससी के। आप जानते हैं सभी चेहरों को, सब लोग पहचानते हैं इन्हें, पूरा बहुत अनुभवी चेहरे हैं। लगातार Tier 1 और Tier 2 के लिए आपकी तैयारी जारी रहेगी। इसमें पूरे कोर्स में एफर्ट रहेगी हमारी कि आपको सबसे अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कराए जाएं, चाहे Tier 1 की बात हो चाहे Tier 2 की बात हो। और बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है प्यारे बच्चों। इसमें आपके पास 29 जुलाई से ये बैच अपने पास रेडी है। आप एप्लीकेशन पे जाकर के इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर्स फी मात्र 999 रुपये है, जो इंडिया में सबसे कम कोर्स फी है। बायलिंगुअल मेथड होगा, हिंदी इंग्लिश मेथड दोनों यूज़ किए जाएंगे। खासकर जैसे इंग्लिश का मेरा पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव हिस्सा मैं आपको करवाऊंगा, तो इसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वे में लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो मैं अभी आपसे पूरा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। मैं आपको पूरा ये बताऊंगा भाई कोर्स कैसे कैसे आगे रहेगा आपका, क्या क्या इसमें सिलेबस आता है, ये सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपना जो शैडो वॉरियर बैच होता है, इसमें मेरा रोल क्या रहेगा। डैट इज इन दिस केस Tier 2 का जो पोर्शन होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, इसमें मैं आपको क्या क्या तैयार करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपसे शेयर और कर दूं कि आपका जो ये बैच है 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। पहले आप Tier 1 की तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद आप Tier 2 की तैयारी करेंगे। इस बीच में बहुत सारी आपके लिए YouTube पे कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट टेक्निक्स या कुछ मेथड्स बताऊंगा जो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको Tier 1 खत्म होने की वेट नहीं करनी है कि Tier 1 खत्म हो तब मैं Tier 2 की तैयारी शुरू करूं, बिकॉज उसमें आप लोग जानते हैं बहुत मेहनत लगती है। उसमें आपको राइटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको लैंग्वेज इशूज़ हैं, तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। Tier 2 का पैटर्न जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखते रहिए। सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। आप लोग कहेंगे सर पहले अपना परिचय दे दीजिए, कोर्स के बारे में तो हमें पता चल जाएगा, पहले अपना परिचय बता दीजिए। आपको एसएससी प्लेटफॉर्म पे हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों। मैं CDS NDA जितने भी डिफेंस कोर्सेज होते हैं उसमें तो मेरे को बहुत अनुभव हो चुका है उस फील्ड पर ही। KGS में मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। लेकिन आपके साथ में एसएससी के वर्टिकल में मेरे साथ फर्स्ट टाइम है जुड़ना हो रहा है आप लोगों के साथ में। तो मैं थोड़ी सी जानकारी शेयर कर दूँ अपने बारे में। मेरा नाम रुचिर कुमार है। ठीक है, अगर आप जाने एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं MPhil और CELTA सर्टिफाइड हूँ। MPhil के साथ में मेरे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर फॉर अडल्ट एजुकेशन, ये मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है। साथ में मुझे जो अनुभव है लगभग 25 साल का अनुभव है हर तरह के एग्जाम को पढ़ाने का। ठीक है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आपके पास IAS PCS के स्टूडेंट्स हों, मैंने हर तरह के एग्जाम के तैयारी करवाई है बच्चों को। और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो बैठे हैं इस समय टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे हैं कई जगह पे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है, जुड़े रहिएगा, भरोसा रखिएगा मेरे साथ में। ये जो 25 साल का अनुभव है ये मैं आपसे पूरा शेयर करूंगा। इसमें से पूरा हम अच्छे से सीखेंगे कि क्या क्या आपकी बारीकियाँ रहती हैं पेपर में, हमें कैसे इंप्रूव करना है। एज टीचर मैं आपकी क्या क्या सहायता करूंगा ये पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मेथड की बात रखें तो बायलिंगुअल मेथड और बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर हूँ मैं। कोई भी आपको समस्या आए, कोई भी आपको दिक्कत आए तो आपको फ़ौरन क्लास के बीच में मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, आपको घबराने की कोई बात नहीं कि भाई टीचर गुस्सा हो जाएगा, टीचर बुरा मान जाएगा, नहीं, ये टीचर ऐसा नहीं है। आप जितनी बारी पूछेंगे मैं उतनी बारी आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। ज़्यादातर क्या रहता है कि मेरा जो क्लास वर्क होगा, जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, वही मेरे बारे में आपको बताएगा आगे जा करके कि भाई सर सामने अगर आए हैं, KGS ने, खान सर ने को सोचा कि भाई इनको वर्टिकल में लाना पड़ेगा, SSC के भी आपको ये जिम्मेदारी दी सर हमने कि आप बच्चों को IAB के लिए ट्रेन करिए, तो क्या सोच करके दी, ये तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही आपको बताएगा। ठीक है, तो जुड़े रहेगा उस चीज़ के लिए। तो क्लासरूम में मिलेंगे फिर उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, उससे पहले जिसके लिए मैंने बात आपसे शुरू करी थी कि भाई ACO ग्रेड 2 का जो एग्जीक्यूटिव का अपना है हिस्सा, इसका सिलेबस क्या है, इसमें नया पैटर्न क्या आ गया है। तो बच्चों नया पैटर्न आया है, आपको जैसे जानकारी होगी शायद। इस बारे में कुछ लोग में अभी भी असमंजस बना हुआ है, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारा इंग्लिश का पैटर्न पुराना वाला है या नया वाला है। तो बच्चों Tier 2 का पैटर्न चेंज हो चुका है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। एज पर द नोटिफिकेशन जो यूपीएससी ने जारी करी थी, इसमें टियर 2 में मुझे मेजर चेंजेस दिखे हैं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में जानकारी। देखिए, सबसे पहली बात, टियर 2 का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो रहेगा आपका, उसमें आपको जो समय मिलेगा वह आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और इसमें 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब क्या बना, आपको अपने 60 मिनट्स का समय मिला और आपके 50 मार्क्स का ये सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपके लिए बना करके लाया हुआ था पूरी में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आपका 50 मार्क्स का जो पोर्शन है ये मैं तैयार करवाऊंगा टियर 2 का, टियर 1 के बाद में टियर 2 का। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट होगा ये 1 घंटे का रहेगा और इसमें जो सेक्शंस हैं इस पर हम डिटेल में भी अभी बातें करेंगे पूरी। लेकिन देखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में आपके 50 जो मार्क्स हैं कैसे डिवाइडेड हैं, आपके पास ऐसे आएगा, एक ऐसे राइटिंग होगा जो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये ऐसे आप इंग्लिश में लिखेंगे। टियर 2 में हिंदी का या किसी और रीजनल लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो पोर्शन होगा इंग्लिश का, ऐसे इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। आपको अगर सर CAPF में तो हिंदी लिख देते हैं, तो जैसे मैं यहाँ CAPF हाल फिलहाल में मैंने CAPF के बच्चे को तैयार करा है बहुत सारे, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है CAPF में और यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश ओनली का ही पैटर्न चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो हमारे पास ACIO एग्जीक्यूटिव ग्रेड का पेपर है, इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि और जो ग्रेड्स हैं उनमें कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर योर एग्जीक्यूटिव ग्रुप दैट इज ACIO ग्रेड 2 के लिए, तो यहाँ पे आपके पास ये सिलेबस रहेगा फॉर टियर 2। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपको पोर्शन मिलेगा 20 मार्क्स को, तो ऐसे हो गया बच्चों आपका। फिर आपको मिलेगा इंग्लिश के साथ में कॉम्प्रीहेंशन जो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली आपके पास 10 मार्क्स में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसको आपको मार्किंग प्लान से बताता हूँ कैसे कैसे मिलेगा, पूरा अभी पूरा बताऊंगा। जो नया हिस्सा ऐड हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे ये वही मैंने कहा ना, डाउट बना हुआ है लोगों के मन में कि सब प्रेसी कैसे आएगी। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसी में से कोई एक मिल सकता है, और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि 10 मार्क्स ईच के होंगे। और यहाँ पे आपको बेसिकली एक वहाँ पे ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया, जैसे लिखा जाता है, ऐसा ही जैसा होता है, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी पूरी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक्स जो मेनली बेस्ड होंगे, 10 + 10 मार्क्स के 2 टॉपिक्स हैं, तो मतलब 20 मार्क्स हो गए हमारे। ये बेस्ड होंगे ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, जियो पॉलिटिकल इश्यूज, इन सब पे ये बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इनकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसमें आपका फिर क्या बना, देखो फिर से एक बार डिवीजन, आपका 20 मार्क्स का ऐसे बन गया, आपके पास 10 मार्क्स के अपने कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन बन गया या प्रेसी का, और फिर 20 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो आपको दिया जाएगा। तो ये आपके पूरे 50 मार्क्स हो गए। ठीक है, चलिए और डिटेल जानते हैं इसमें, और हमारे पास थोड़ा सा और डीप उतरते हैं कि सर हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। आपका यह सवाल रहता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हम नहीं लिख पाते इंग्लिश को, हमें समझने में दिक्कत है, हम हिंदी कैसे वहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम तो हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रोल आता है। आपको जब मैं तैयारी शुरू करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा ऐसा एक प्रोसेस चलाऊंगा हिंदी मीडियम बच्चों को खासकर, जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन आए करना, हिंदी से इंग्लिश बनाना आप शुरू करें, पहले शॉर्ट सेंटेंसेस फिर लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द डे जो गोल रहेगा प्यारे बच्चों, वो यही रहेगा कि हम किस तरह से अपने ऐसे राइटिंग को करें, कैसे कॉम्प्रिहेंशन के आंसर बढ़िया से बढ़िया लिखें, अपने वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने आपसे शेयर करनी है। टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश सेक्शन, बेसिकली हमारे पास जो 3 से 4 महीने हैं, इसमें IB के लिए आपने कैसे इंग्लिश को सुधारना है इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे आपकी स्किल चाहिए होती है वो रहती है वोकैबुलरी। वर्ड मीनिंग जितने अच्छे लिखोगे उसमें वेटेज के हिसाब से आपका काम चलता है, जितने अपने अच्छे वर्ड मीनिंग यूज़ करें उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत हाई फाई वर्ड मीनिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लिखना पड़ेगा, नहीं, हमारे को ऐसे वर्ड मीनिंग चाहिए जो आम तौर पे हमारे को कहते हैं ऐसे को हमारे थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं। ठीक है, तो वो काम मेरा रहेगा वोकैबुलरी लिखाने का पूरा। मैं लगातार आपको क्लासरूम के बीच में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको लगातार PDF अपलोड्स की जाएंगी, उसके अंदर आपको सब तरह के जो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी में आपको वर्ड मीनिंग चाहिए होते हैं वो सारे आपके पास मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है ग्रामर नॉलेज। वैसे तो ग्रामर नॉलेज के लिए जूही मैम आपके साथ जुड़ी हुई हैं टियर 1 में, और टियर 2 में मैं भी थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा, जो मुझे अपने टियर 2 में राइटिंग वर्क के थ्रू जरूरत पड़ेगी, उसमें करवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है अगला ऐसा, योर रीडिंग स्किल्स। देखिए बेटा, एंड ऑफ द डे अगर आपने रीडिंग स्किल्स नहीं करी, अगर आपकी रीडिंग की स्किल्स कमज़ोर हैं, तो आप कुछ भी करें आपका इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगा। तो अगर आपने रीडिंग को इम्प्रूव कर लिया तो आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा ओवरऑल।
सिर्फ टीयर 2 में नहीं, टीयर 1 में भी आप बेहतरीन करेंगे काम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रीडिंग करने का मात्र तरीका होता है पढ़ के। आप अखबार पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू जैसे अखबार लगाइए, उनसे आप लोग पहले वर्ड मीनिंग्स को नोट करिए, उसमें पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करिए पहले, और उस हिंदी की फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए। दिक्कत आए तो मैं सामने खड़ा हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके लिए आप फिर मुझसे पूछेंगे, ठीक है, कि सर इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इस लाइन की इंग्लिश कैसे बनेगी, ये मैं सब कराऊंगा, क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है सैम्पल पेपर्स। अगली जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है सैम्पल पेपर्स की। हम लगातार सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। जब अपना कोर्स शुरू करेंगे तो प्रॉपर्ली सैम्पल पेपर से आपकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और अपने भी खुद के पेपर्स मेरे लगातार पूरा सेट तैयार है आप लोगों के लिए। तो काफ़ी प्रैक्टिस की जाएगी, बहुत भर भर के प्रैक्टिस होगी। तो धीरे धीरे करते करते आप ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करोगे। देन उसके बाद जो और ज़रूरत पड़ती है रीडिंग के अलावा, वो रहती है आपके पास बेसिकली स्पीकिंग स्किल्स। आपको सर स्पीकिंग का हमारे जो टीयर 2 है एग्ज़ाम, इससे क्या संबंध, वहाँ तो लिखना पड़ेगा। बेटा आप अगर अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा लिखेंगे। आप अगर अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत बोलते हैं तो उसी को आप लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखे चलना है कि अगर आप स्पीकिंग स्किल्स अच्छा रखते हैं तो कन्वर्सेशन के साथ में आपके जो राइटिंग स्किल्स होती हैं ये भी बूस्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह के वर्ड मीनिंग यूज़ करने को मिलेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही तरह से लगाया जा सकता है। आपके साथ में जो कनेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे राइटिंग में या लेटर राइटिंग में या फिर प्रेसी राइटिंग में या किसी भी तरह के राइटिंग में चाहिए होते हैं, जैसे हमें किस लिए चाहिए, हमें चाहिए वो आपके लिए अपना प्रेसी के लिए, हमें चाहिए वो ऐसे के लिए, और हमें चाहिए वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ के लिए हमें चाहिए। तो विकैबरी आप देखो कहीं पे भी जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर उसको आपने बोलना शुरू कर दिया तो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में थोड़ा सा आपके पास ये ध्यान रखना है कि स्पीकिंग के लिए आप अपने एक फ्रेंड सर्कल बनाइए जहाँ पे लोग इंग्लिश में थोड़ा सा बोलते हों, उनसे ट्राई करिए टॉपिक्स पे बोलने का। इससे एक एडवांटेज और मिलेगी, आपके पास मटेरियल इकट्ठा होगा। जैसे अगर सोचिए आप डिस्कशन लेकर के किसी के बीच में बैठे हैं अबाउट इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद अमेरिका, ठीक है। तो इस केस के ऊपर अगर मान लो टॉपिक लिखने के लिए आ गया तो आपके पास कुछ की पॉइंट्स, कुछ की डिटेल्स तैयार हो जाएंगी माइंड में, जो कल को आप ऐसे की तरह से इस्तेमाल ला सकते हैं। उस पर आप पूरा पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास की पॉइंट्स होंगे। तो यही तो चीज़ें हैं, हर चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है बेटा, ठीक है। एक तार दूसरे तार से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताई मैंने आपको। ये तो आप अनुभव करेंगे जब मैं क्लासरूम आपकी शुरू करूँगा कि आप अपने जो लगभग इंग्लिश का इंप्रूवमेंट है कुछ समय में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए विकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी जो ग्रामर नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो अगला आपका यहाँ पे मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा वो रहेगा अबाउट द पैटर्न ऑफ एवरी एस्पेक्ट। देखिए चलेंगे, मैंने कहा था अबाउट द पैटर्न ऑफ एसे राइटिंग। इसमें हम क्या क्या कराएंगे, हम कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एसे राइटिंग आपके पास 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स कैसे आएगा आपका, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास ऐसे जो होता है, आपके पास वहाँ पे दिए जाते हैं टॉपिक्स, लगभग 5 टॉपिक्स होते हैं। उसमें से आपको किसी एक टॉपिक को चूज़ करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास 5 टॉपिक्स होंगे जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक को चूज़ करना है, सिर्फ एक पे लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपके पास एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स पे आपको लगभग 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 400 वर्ड्स का, ठीक है। इसका पूरा जो फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसपे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। देन इसमें आपके पास टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल डाला हुआ है कि वुमेन्स एजुकेशन इज़ अ प्रीरेक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस। मतलब यहाँ पे सोशल टॉपिक्स, इकोनॉमिक टॉपिक्स, पॉलिटिकल टॉपिक्स, वेलफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक्स, ये सब कवर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्मार्टली काम करना है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट है उसको लेकर के अपना चलना है, जिसमें आपके पास ज़्यादा डिटेल मिलती है, ठीक है, जिसके आप बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आपको ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जो है 5 टॉपिक में से किसी एक पे लिखना है 400 मार्क्स का एक ऐसे, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह भी पूरा समझाता हूँ आपको मैं। उसके बाद में जो अगला आपके पास जो पोर्शन है वो आता है प्रेसी राइटिंग का, या फिर अपने पास कॉम्प्रिहेंशन का, जो 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है जो प्रेसी का टेक्निक होता है ये मैं आपसे आज भी शेयर करूंगा थोड़ा सा, बाकी तो क्लास वर्क में मैं आपको एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा भी कैसे किया जाता है। देन उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन का भी आपके पास पूरा एक तरीका होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो प्रेसी में एक आपके पास सपोज 300, 350, 400 कुछ वर्ड्स का बड़ा पैसेज आ गया और उसका 1/3 करना पड़ता है, 1/3 में समराइज करना पड़ता है सब इसेंशियल डिटेल्स के साथ में, ठीक है। तो उसका टेक्निक क्या है वो मैं सब आपको बताऊंगा, उसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ में आपके पास यहाँ ध्यान रखना है कि अगला जो पोर्शन रहता है आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 400 से 500 वर्ड्स के बीच का होगा,
ठीक है। और इसमें आपके पास होंगे बेसिकली क्या, 5 क्वेश्चंस। जैसे आप स्कूल में नहीं करते थे कि आपके पास कॉम्बिनेशन होता था, नीचे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ते थे, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से मिलेगा। आपके पास एक 400-500 वर्ड्स का बड़ा पैसेज होगा, उसको रीड करके आपसे आप बेसिकली वहाँ एक्सपेक्ट करेंगे वो 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उनको आंसर लिखना है उस पर, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर्स होंगे आपके पास, उसकी जो वेटेज होगी वो 2 मार्क का 1 होगा, तभी इसके अंदर वो 10 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अगला पोर्शन जो अभी नया ऐड हुआ है वो है आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपके पास 2 टॉपिक्स हैं 10 मार्क्स के। जैसे मैंने आपको बताया ये नया चेंज आया है इस बारी सिलेबस के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास ये 20 जो है आपके पास मार्क्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 50 में से। इसमें 10+10, ये ध्यान रखना, 10+10 2 टॉपिक लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं जो कि बेस्ड हो सकते हैं करंट अफेयर्स पे, इकोनॉमिक्स पे, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे, ट्रेड पे, कुछ भी तरह का टॉपिक आ सकता है। उसकी तैयारी हम लोग करेंगे लगातार, तो ये आपको यहाँ से इससे मिल सकते हैं। उस पर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ेगा, वो सारा लिखने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका एक पेपर का स्ट्रक्चर हुआ, पैटर्न बताया मैंने आपको कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या क्या मिलेगा आपको आपके पेपर में, 50 मार्क्स में आप क्या क्या करके आएंगे, ठीक है। चलें अब थोड़ी सी बातें और करते हैं बेटा। सर ऐसे राइटिंग में अप्रोच कैसे रखनी चाहिए, किस तरह से ऐसे को हमने स्ट्रक्चर करना है, क्या उसकी अप्रोच रहती है। देखो जब आप क्लास में जुड़ोगे मेरे साथ में, तो अब तो मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा, पहले आपको मैं तरीका बताऊंगा, पूरा एक एक चीज़ को करके दिखाऊंगा। लेकिन क्योंकि आज सिर्फ ओरिएंटेशन है, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ टॉपिक की डिटेल्स कि ये सब डिटेल्स आती हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो जनरल एक हमारे पास अभी आउटलुक चल रहा है, अभी जनरल ओपिनियन लेके चल रहे हैं। हाँ, जब टॉपिक शुरू करूँगा ऑफिशियली, जब आपसे मैं मिलूंगा आपके एक रेगुलर क्लास की तरह एप्लीकेशन पे, तब आपसे पूरा डिस्कस किया जाएगा विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड अगेन उसके प्रॉपर सैंपल आंसर्स, ठीक है। चलो देखो अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना चाहिए, जब आप अपना ऐसे आते हैं टॉपिक्स, उसको बहुत वाइजली चूज़ करिए। ज़बरदस्ती में नहीं टॉपिक को चूज़ करना कि मैं तो इसी पे लिखूंगा। आप जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं आप उसको चूज़ करिए, ठीक है। इसमें क्या आता है, सेलेक्ट द टॉपिक यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, ठीक है। पिक द वन विद क्लियर आर्गूमेंट्स, ये भी ध्यान रखना, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं, उन वाले टॉपिक्स को ज़्यादा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका नंबर ऑफ वर्ड्स अच्छे हो सकते हैं, आप फॉर अगेंस्ट दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया करंट अफेयर्स का या गवर्नमेंट स्कीम्स का या स्टैटिस्टिक्स के ऊपर टॉपिक आ गए। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन पे एक टॉपिक पड़ता है हमारे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिटरेसी रेट डेटा के साथ में। तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ जानकारी है, सरकार की जो नीति आई, सरकार की जो नई स्कीम आई, तो आपको क्या लगता है ये स्कीम अच्छी आई या बुरी आई, इसकी सफलता है या इसकी विफलता है ज़्यादा। तो ऐसे करके आप जब टॉपिक को एनालाइज करोगे तो आपके पास जो डेटा ज़्यादा मिलेगा, जिसमें सपोर्ट पॉइंट्स भी मिलेंगे, अपोज पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आपके अंदर स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा ऐसे में कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो आपने एक इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी आता है, फिर कंक्लूजन आता है, ऐसे करके इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो आपको जो बॉडी वाला हिस्सा होता है अपने ऐसे का, उसके लिए काफ़ी मटीरियल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा टॉपिक चूज़ कर लिया जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप लिखते लिखते अटक जाएंगे या फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ओवरऑल अपना डेवलपमेंट लेके चलें। आपको मैं तरह तरह के टॉपिक्स को करके दिखाऊंगा, सॉल्व पूरा करके आपको होमवर्क में दूंगा उस चीज़ को पूरा करने के लिए। फिर क्रॉस चेक के लिए कॉपीज़ भी आपके पास जो होती हैं वो मेरे पास आएंगी थ्रू योर एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। चेकिंग के लिए आप सबमिट करोगे अपने सारे आंसर कीज़ वगैरह, वो सब चीज़ें प्लान हैं, वो पूरा बताऊँगा जब कोर्स शुरू होगा ऑफिशियली मेरे साथ में। उसके बाद में फिर देखो ना, ध्यान रखना कि भाई 2 से 3 मिनट टॉपिक को पहले एक रफ में तैयार करो। एक आपके पास रफ में टॉपिक या आउटलाइन बनाओ कि आप क्या क्या बातें लिखने वाले हो, क्या क्या बातें नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। उससे आपको एक पूरा क्लियर अप्रोच मिल जाता है। फिर अगला जो ध्यान रखना है, रफ शीट पे आपने सारे अपने की पॉइंट्स बना लिए, 4 से 5 की पॉइंट्स ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद अपने जो टॉपिक उसको एक बहुत लॉजिकली अरेंजमेंट दीजिए। सबसे पहली बात आपके पास इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है जिसमें अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप लिखते हैं, और फिर आता है कंक्लूजन। ये आपके टॉपिक में तीनों पॉइंट्स होने चाहिए आपके ऐसे के अंदर। अगर एग्जामिनर को लगता है कि आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी तो लिखा है लेकिन कंक्लूजन नहीं लिखा है, तो मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। मार्क्स कटेंगे उसके आपके फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना है कि मार्क्स को सेव करना है तो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बेटा इसमें आपके पास जो और चीज़ें ध्यान रखने की हैं ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर कितने वर्ड्स देने पड़ते हैं ये तो बता दो सर हमें। तो देखना ध्यान से कि 40 से 50 वर्ड्स जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन में जाने चाहिए, जहाँ पे आप टॉपिक को डिफाइन करते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, टॉपिक को आप डिफाइन करते हो कि ये टॉपिक है किसके बारे में, हम लिख किस चीज़ के बारे में रहे, हम ये बताते हैं एग्जामिनर को। फिर आता है बॉडी, यानी कि जो पैराग्राफ 3 से 4 पैराग्राफ्स हैं, 60 से 80 वर्ड्स के बीच के ये होते हैं हर पैराग्राफ के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पास ईच पैराग्राफ में अपना कोई एक आइडिया और उसका उदाहरण। जैसे अगर आप बोलते हो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सरकार की स्कीम थी इसका ये फ़ायदा मिला,
कुछ आंकड़ों के साथ में, तो क्या फ़ायदा मिलेगा उसको आप डिस्क्राइब करिए, पॉइंट बाय पॉइंट चलिए लेकर के, ठीक है। सब करके दिखाऊंगा मैं आपको, ये पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा। फिर आता है कंक्लूजन, जो अगेन 30 से 40 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, और हमेशा टॉपिक को एक पॉजिटिव नोट पे या फिर एक सजेशन पर एंड करिए। हालांकि कहते हैं सरकार की नीतियों में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि डिजिटल मीडिया का कुछ ना मिसयूज़ है, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसका हम लोग सोच समझ के हिसाब से अगर यूज़ करें तो उसका नुकसान कम कर सकते हैं। इस पे एंड करिए, ऐसे वर्ड्स पे, ठीक है। पॉजिटिव एंड करेंगे तो सुनने में भी ठीक लगेगा, उसका जो आउटकम निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं बेसिकली सॉल्यूशन बेस्ड, अगर टॉपिक किसी समस्या पे आधारित था, कोई प्रॉब्लम पे आधारित था, तो आप कंक्लूजन में उसका सोल्यूशन बता सकते हैं कि इसका हल ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास ध्यान रखना है। एक आइडिया दिया, एक टेंटेटिव वर्ड लिमिट दी मैंने आपको, जिसमें अपना जो ऐसे आप कंक्लूड करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले हिस्से के ऊपर। आपके पास जो और पोर्शन आएगा ऐसे राइटिंग के अंदर, भाई वर्ड काउंट कितनी होनी चाहिए सर हमारी, तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि 350 से 380 वर्ड्स के बीच में आपकी वर्ड काउंट जानी चाहिए, जो आसानी से चली जाती है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा मत जाइएगा, लेकिन 350 से 380 के बीच की रेंज बहुत सेफ होती है, ठीक है। फिर लैंग्वेज, हाँ ये जरा जानो कि सर किस तरह से ऐसे को लिखना है, भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज़ फॉर्मल सिंपल इंग्लिश, कोई बहुत स्टाइलिश, मैंने कहा ना बहुत हाई फाई वर्ड मीनिंग्स नहीं चाहिए उन्हें, बहुत कोई पोएटिक सेंस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कविताएं नहीं लिख रहे हैं। तो उस तरह से ध्यान रखना कि आपको जो अपना ऐसे लिखना है सिंपल प्लेन वर्ड्स में लिखना है कि एग्जामिनर समझ जाए उस चीज़ को। उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको किसी भी रेपिटेशन से बचना है, आपको बार बार एक जैसे वर्ड्स का यूज़ बचना है उससे करने से। सिनोनिम्स लगाइए, उसके पर्यायवाची लगाइए, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा आपको, सब वर्ड मीनिंग्स का हिस्सा मेरे साथ भी आप करेंगे। देन उसके बाद अगला हिस्सा आता है आपके पास कि जो अपने सेंटेंसेज हैं उसको थोड़ा सा एक्टिव रखिए। देखिए एग्जाम्पल क्या मतलब है कि वुमेन शेप द फ्यूचर, और आप देखिए द फ्यूचर इज शेप्ड बाय द वुमेन, तो ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास वुमेन शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये ज़्यादा सूटेबल सेंटेंस है। हम इसको एक्टिव वॉइस में रखेंगे, हम इसमें पैसिव वॉइस नहीं लगाएंगे द फ्यूचर इज शेप्ड बाय द वुमेन, नहीं, हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे ऐसे राइटिंग के अंदर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड एक्टिव, मतलब एक्टिव वॉइस का यूज़ करिए, ठीक है। कर्ता प्रधान रखिए सेंटेंस को, तो आपका जो लिखने का शैली है वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी। उसके बाद में जो और पोर्शन है आपके पास वो है अगला प्रेसी का। अब प्रेसी के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें आपको 1/3 बनाना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो पूरे डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन होता है, क्या उसके अंदर ओवरव्यू होता है, क्या उसके अंदर कैसे उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल अभी साधारणता मैं आपको सिर्फ डूज एंड डोंट्स बता रहा हूँ कि प्रेसी के समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं। बाकी तो मैं इसको फॉर्मेट में पूरा करके दिखाऊंगा आपको। जितने भी आपके पहले लगा लो 10 क्लासेस करीब होंगी मेरे साथ में, उसमें आप मुझसे टेक्निक सीख रहे होगे, जिसमें मेरा ज़्यादातर काम होगा कि मेरे लिख लिख कर बता दूंगा कि बेटा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये सही क्या, ये गलत क्या। फिर होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को आप लोग सॉल्व करोगे वाइट शीट पे या फॉर्मेट शीट पे, और फिर मुझे उसको मेल करोगे। हमारे पास जो मेल आईडीज़ प्रोवाइड की जाएंगे आपको, उस पर मेल करोगे, ठीक है। फिर मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको फीडबैक दूंगा कि आपने कहाँ पर गलती करी है। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा Tier 2 के लिए। इसके अंदर देखिए जो प्रेसी होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं कि भाई आपका प्रेसी 1/3 पे होना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का। अगर मान लीजिए 300 है तो उस पर 100 पे आपको उसको लेके आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। फिर इतना आता है कि भैया जो आपका प्रेसी होगा वो एक कंप्लीट पैसेज में होगा। प्रेसी में हिस्से नहीं होते हैं, पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, प्रेसी सिर्फ एक पैसेज में होता है, उसमें पैराग्राफ्स नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेसी होगा वो आपके अपने शब्दों में होगा। आपको एक तो कॉपी नहीं करना है आर्टिकल को, पैसेज को कॉपी नहीं करना होगा, उसको अपने शब्दों में लिखना होगा 1/3 में, और उसमें भी ध्यान रखना है कि वो एक पैसेज होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट एक पैराग्राफ होना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। फिर आता है प्रेसी मस्ट बी रिटन इन ए डिफाइंड फॉर्मेट गिवन, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि फॉर्मेट क्या रहता है। साथ में आपके पास ध्यान रखना है कि जब आप प्रेसी लिखते हैं तो आपके पास वहाँ पे ना फॉर्मेट में ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ऐसे करके ना वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं। इन बॉक्सेस में एक शब्द एक बारी में लिखा जाता है। ये तो फिर से कहेंगे भी क्लास में करके दिखाने वाली बातें होती हैं। तो जैसे मैंने लिखा राइट आर्टिकल्स कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस, तो मैंने यहाँ लिखना है राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखना है आर्टिकल्स, फिर यहाँ पे लिखना है प्रीपोजिशंस, कॉमा आएगा तो साथ में कॉमा उसके साथ का ही लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा पूरा जब कोर्स शुरू करोगे आप मेरे साथ में, ठीक है। फिर आपके पास जो हाइफेनेटेड वर्ड्स होते हैं वो एक ही बॉक्स में आते हैं। ये पूरा डिस्कशन हमारा दोबारा होने वाला है, चिंता नहीं करना, ठीक है। फिर जितना भी आपके पास राइटिंग होता है वो सेम टेंस में होना चाहिए। जो पैसेज अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस में अपना प्रेसी करिए, अगर वो पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस में अपना प्रेसी करिए, ऐसे करके रहेगा। फिर साथ में आपके पास जितने भी फैक्ट्स और डेटाज होते हैं वो वही लीजिए जो पैराग्राफ में दिए हुए हैं।
अपने हिसाब से नहीं अंदाज़ा लगा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने हिसाब से चीज़ें नहीं जोड़ सकते आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल लैंग्वेज लगाइएगा यहाँ पे भी अपने पास, ठीक है, कोई भी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं लेने हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस यहाँ पे भी रखिए, कोशिश रखिए पूरा एक्टिव वॉइस पे बनाने की, ठीक है। और बेसिकली आपने जो पैसे ख़त्म करते हो तो आखिरी में मेंशन कर देना भाई कितने वर्ड्स में मैंने इसको ख़त्म किया है, ठीक है, 1/3 होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद जो और चीज़ें हैं इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ जो चीज़ें नहीं करनी है प्रेसी में उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किसी भी तरह से अपने सजेशंस नहीं जोड़ने हैं, जो प्रेसी में है उसी को समराइज करना है, ठीक है। फिर आता है आपके पास यू कैन नॉट इंसर्ट योर ओन रिमार्क्स एंड क्रिटिसिज्म, अपनी आलोचनाएं मत डालना उसमें, ये ऐसे नहीं है जहाँ पे आप अपने आइडिया शेयर कर रहे हो, ये एक बड़े पैसेज की समरी देनी है, ठीक है। तो उसी में से जो डिटेल्स हैं वो उठाइएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्रेसी को कभी भी आई एंड यू सब्जेक्ट्स मत दीजिए, हमें वहाँ पे इनको अवॉइड करना चाहिए, प्रोनाउंस को वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, इन जनरल लिखना चाहिए। फिर आता है आपके पास जो आप डू नॉट यूज सेपरेट बॉक्सेस फॉर पंक्चुएशन, मतलब पंक्चुएशन जैसे मैंने बोला कि आई विल गो विद राम श्याम एंड गोपाल, तो राम कॉमा श्याम, तो राम के बाद जो कॉमा लगा हुआ वो राम वाले बॉक्स में लिखा जाएगा, वो एक बॉक्स का हिस्सा होगा। ये सब मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि आपको उसको पैसेज फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, ये सारी बातें अभी मैंने आपसे करी हैं। और फिर से कहूँगा किसी भी तरह का बहुत स्टाइलिश लैंग्वेज, कोई कोटेशंस, ये सब यहाँ नहीं डालनी है। एसेज वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं कोटेशंस, लेकिन यहाँ नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल एंड प्लेन लिखा जाता है ऐसे, वरना आपकी वर्ड लिमिट ऊपर जाएगी, आपके नेगेटिव मार्किंग्स होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा जो अगला आपके पास पोर्शन आता है प्रेसी में, वो आपके पास समरी का जो पोर्शन है, इसके अप्रोच में समरी क्या बनती है, इसमें हम क्या क्या ध्यान रखें। तो समरी ये बन जाती है अप्रोच की कि सबसे पहली बात पैसेज को बड़ा ध्यान से पढ़ो 2 मिनट तक। उसके बाद में आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज एंड रिमूव डिटेल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, इररेलेवेंट डिटेल्स भी होती हैं, ये रिपीटेड डिटेल्स भी होती हैं, उनको आप हटा दीजिए, ठीक है। फिर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे 2 मिनट। 2 मिनट पढ़ते समय आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे होंगे, ये मैं की पॉइंट्स निकालना सिखाऊंगा आपको। साथ में आप बताएंगे उसके अंदर कॉज इफेक्ट इन सब के ऊपर आप नोट करेंगे। अरेंज ऑल द की पॉइंट्स लॉजिकली, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने शब्दों में उसको रीराइट करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे पैसेज को कॉपी नहीं कर सकते, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने कोई भी वर्ड वहाँ से पैसेज से कॉपी किया अदर देन नाउन्स तो वहाँ पे आके नेगेटिव लगेगा, ठीक है। उसके बाद में टाइटल वगैरह का पोर्शन होता है, एक शॉर्ट टाइटल बनता है रेलेवेंट टू द टॉपिक, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो वर्ड काउंट है स्ट्रिक्टली 1/3 है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट चले जाते हैं या अंडर लिमिट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास 1/3 है 300 का तो 100 के, ये भी नहीं कि आप 60 में लिख करके आ गए, और ऐसे भी नहीं कि आपने उसका 160 बना दिया। तो 1/3 के मतलब 5-6 वर्ड्स चलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। फिर जो लैंग्वेज यूज़ करना वो टेंस वाइज चलना, ठीक है, जैसे उसका टेंस होगा वैसी लिखी जाएगी उसके अंदर प्रेसी। किसी भी तरह के एडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे यूज़ नहीं करने हैं बच्चों। उसके बाद अगला पोर्शन ध्यान रखना है आपको कि अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, ये भी मैंने बताया कि अपनी व्यक्तिगत राय नहीं डालनी है, जो प्रेसी में डिटेल्स हैं बस उसी को लिखना है, ठीक है। सो आगे बढ़ें, अगला ऐसा देखते हैं, आए इतना समझ गए होगा आप लोग। कॉम्प्रीहेंशन की बातें करते हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 मार्क्स का एक है, ठीक है, 2 मार्क्स का एक है, तो ये आपके पास 10 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे यही है कि इसमें स्कोरिंग अच्छी होती है, कॉम्प्रीहेंशन से आप अच्छे स्कोर लेते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि आपके पास 2 मार्क्स का एक बना तो आपके पास 10 मार्क्स आ गए कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद सर्च करो उस पैसेज में कि इस क्वेश्चन का कहाँ पे मैचिंग मिलता है। जैसे अब नहीं पढ़ते कॉम्पिटिशन लेवल पे अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसी तरह से काम भी होता है। पहले आपको अपने क्वेश्चंस देखने के नीचे 5 क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस में लिखी हुई लाइंस को आप अंडरलाइन करिए और फिर उसको पैसेज में सर्च करके देखिए, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पीड आइडेंटिफिकेशन, वहाँ से आप की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आपके पास जितने भी की वर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट कर लिया है, ये सब मैं आपको बताऊंगा करके, ठीक है। फिर अगला केस होता है कि राइट एटलीस्ट 5 to 7 लाइन्स, ठीक है, कम से कम 5 से 7 लाइन लिखनी है इन योर आंसर्स। ये भी नहीं कि बहुत छोटे छोटे 1 लाइन के लिख करके आ गए, ठीक है। वहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम उसको 6 से 10 लाइन्स तो लिख के दोगे बच्चों, ठीक है। तो इतना ध्यान रखे चलना है। फिर उसके बाद में डोंट पुट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी आउटसाइड द पैसेज की डिटेल्स नहीं डाल सकते आप लोग, और साथ में कॉपी लाइंस नहीं कर सकते पैसेज में से कुछ भी, ठीक है। देन द नेक्स्ट पार्ट विल बी आंसर इन योर ओन वर्ड्स कीपिंग की वर्ड्स इन माइंड। कई बार क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन कुछ पूछा होता है और हम बोल कुछ और रहे होते हैं, तो आपको इस पर अलर्ट रहना है बेटा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा शुड मैच द क्वेश्चन, और इसका टेक्निक फिर से वो प्रैक्टिस से होगा जो आप मेरे साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कॉम्प्रीहेंशन का हिस्सा।
ठीक है, इसके ऊपर आपने ध्यान से कुछ बातें समझी मेरे से। कॉम्बिनेशन जो 10 मार्क्स का है, इसकी अप्रोच देख लेते हैं। आपको पैसेज को कम से कम 2 बार ही पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें फर्स्ट टाइम जो करें उसका आप थीम समझ जाएं, किस बारे में वो टॉपिक है, और जब सेकेंड टाइम करेंगे तो अंडरलाइन करिएगा कीवर्ड्स को, ताकि सारी आपके पास जो डेट्स हैं, फिगर्स हैं, यानी कि जितना भी डेटा होता है ये सब आपके पास इकट्ठा हो जाए। और फिर जब अपने आंसर्स लगाना शुरू करें आप लोग, तो आपको दिक्कत ना हो बार बार पैसेज पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद में जो और चीज़ें ध्यान रखने की हैं, आंसर जब करोगे तो डोंट कॉपी लाइन्स, जैसे मैंने बताया, कीप इट 4 to 5 लाइन्स, 35 से 45 वर्ड्स के बीच में रहेगा आपका आंसर। ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है कि भाई डायरेक्टली डील विद द आंसर, मतलब किसी भी तरह को घुमा फिरा के नहीं बोलना है, सीधा जो उसने पूछा है उसको मुद्दे पे जाकर के जोड़ देना है। ठीक है, फिर आपके पास जैसे एग्जांपल देखो मैंने लिया, क्या बोलता है, व्हाट आर द प्राइम रीजन ऑफ ओबेसिटी, भाई मोटापे के मेन कारण क्या हैं। अब मेरे पास राइट आंसर क्या बनता है कि ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हाई इन फैट्स, मतलब मोटापा इसलिए बढ़ता है, सॉल्ट्स एटसेट्रा। ये मैंने पूरी डिटेल्स लिखी, लेकिन देखो जो नहीं करना चाहिए वो क्या, द प्राइम रीजन फॉर ओबेसिटी आर। अब यहाँ पे आर लगा के कॉमा 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 लगाओगे, वही जो पैराग्राफ में लिखी है उस चीज़ को कॉपी कर दोगे, उसका फ़ायदा क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसे लिखना है वहाँ पे आंसर जो आपकी जो मैसेज भी क्लियर हो जाए एग्जामिनर को, और आपने उसको कॉपी पेस्ट भी नहीं करा होगा। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो ये पैराफ्रेजिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा पूरा कुछ। ठीक है, तो चलिए ये तो आपके पास था रिगार्डिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में और आ रहा होगा, सर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम कितना समय किस सेक्शन को दें, टीयर 2 के अंदर जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं इसमें हम कैसे डील करें टाइम के हिसाब से। तो थोड़ा सा एक अंदाज़ा मैंने आपको यहाँ दिख के दिया है। 1 घंटे का समय आपके पास टीयर 2 के लिए, तो बेटा 5 मिनट करीब लगेंगे आपको रीडिंग अपने पेपर को पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, जब आप 5 मिनट में इसको ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें आपने ऐसे पढ़ा, उसका टाइटल पढ़ा, आपको पता चल गया मैं ये ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद आपने जब भी रीडिंग करी 2 से 5 मिनट आपने पहले उसको रफ रीडिंग करी है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हर टॉपिक को आपको वैसे रीडिंग करना है पहले पेपर के अंदर, चूज़ योर एसे वाइजली। जब आप ऐसे चूज़ कर लोगे तो लगभग आपके पास 25 मिनट का समय लेना होगा आपने, जिसमें आप वही 350 से 380 वर्ड्स का अपना ऐसे लिख के दोगे। ठीक है, इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, काट कुछ शीट में नहीं होना चाहिए, काट चेट नहीं होना चाहिए, उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छे से अपना पूरा क्लियर हैंड राइटिंग, कोई कर्सिव राइटिंग नहीं है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हों, उसके मार्क्स कटते हैं। तो ये हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 25 मिनट उसके लिए काफ़ी रहते हैं, तो आप ये लगा लो कि इतने सेक्शन के लिए आपके पास 30 मिनट का समय आपको देना है 1 घंटे में से। अब जो बच जाते हैं 30 मिनट, उसमें आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और जो लॉन्ग आंसर्स, जो 2 तरीके मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे ये है कि प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन में से कोई एक ही मिलेगा, क्योंकि 50 मार्क्स का कुल पेपर है। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि पेपर में पैटर्न क्या आता है, लेकिन मैं तैयारी आपको सारी करा के भेजूंगा। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने का तरीका भी बताऊंगा, मैं आपको प्रेसी भी करवाऊंगा, मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करवाऊंगा, और ऐसे राइटिंग तो आप कर ही रहे हो। जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका भी समझ आ जाएगा, उसी तरह से काम चलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये पूरा सेक्शन में तैयार करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस के साथ में। तो इस सेक्शन के लिए आपके पास लगभग आधे घंटे आपको डिवोट करने होंगे अपने रियल पेपर में। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको लेके आना पड़ेगा प्रैक्टिस करके मेरे साथ में। ठीक है, फिर बेटा जी और जो इन्फॉर्मेशन थी आपके पास कि सर हमारे पास जो इन जनरल बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखो, लीव 1 लाइन स्पेस, जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है भाई बीच में 1 लाइन की स्पेस छोड़ो। ठीक है, राइट नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू पेज। ठीक है, इफ पॉसिबल, मतलब न्यू, जैसे आपका एक आंसर खत्म हो तो आंसर के बाद उसमें नहीं कि कुछ कुछ नीचे लिख दिया, संभाल के साफ साफ उसको आपने लिखना है। ठीक है, फिर आता है आपके पास मेंटेन मार्जिन्स एंड नंबर्स, बेसिकली अपने ढंग से नंबरिंग करो, कौन सा क्वेश्चन है उसको कौन सा नंबरिंग देनी है, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपकी वो राइटिंग स्किल्स चेक कर रहा है, आपके डिस्क्रिप्टिव स्किल्स चेक कर रहा है, तो उसको ये सब एक्सपेक्टेड है एग्जामिनर को कि आप ये सब ढंग से उसको प्रेजेंट करके दोगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आपके पास एक जर्नल ओवरव्यू दिया, जो आपका बैच मैं बता दूं फिर से कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हमारे पास 29 तारीख से। ठीक है, इसमें आप रजिस्टर अपने आप को अभी भी करवा सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहेगी वो आपके पास टिल एग्जाम रहेगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अपना क्लासेस मंडे टू सैटरडे रहेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है इस कोर्स की पूरी, मतलब आप एप्लीकेशन में 1 ईयर तक उस वीडियो को एसेस कर सकते हैं। ठीक है, फी जो मैंने आपको बताई मात्र 999 रुपये है, बहुत ईजिली आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं कोर्स को। जो लोग तो इसके लिए तो कई कई हज़ारों रुपये चार्ज करें, मतलब मैंने ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये चार्ज किए जा रहे हैं इस कोर्स के लिए। तो यहाँ तो आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों ही मिल रहे हैं, किसमें 999 रुपये में। तो ठीक है, तो अपना आप सोच के चलिए, चीज़ को प्लान करके चलिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, फ्रॉम माय एंड, मैं आपको दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा, ये मेरी श्योरिटी है। अब देखिए पूरी वीडियो में मैंने ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं करी।
ठीक है। मैं इसको ये नहीं कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं आके अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर दूँ। मेरे मेथड जो रहेगा समझाने वाला रहेगा, मैं आपको क्लियर करूँगा आपके डाउट्स को, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्लियर करता जाऊँगा आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट फील करते जाओगे। अगर आपको लगे सर नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, फिर मैं आपको उसकी टेक्निक बताऊँगा। तो यहाँ पे पूरा इंटरेक्शन रहेगा हम दोनों का आपस में, ठीक है। और फिर देखो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखो अगला क्या मिलेगा आपको। इस वीडियो में तो आज मैंने आपको ओरिएंटेशन दे दिया, आपको मैंने हल्का फुल्का सिलेबस बता दिया, लेकिन सर मज़ा तो तब आएगा जब मैं आपको एक कंप्लीट पेपर सॉल्व करके बता दूं, जिसमें टीयर 2 का कंप्लीट पेपर करवा दूं। तो बेटा अगली जो वीडियो रहेगी, ठीक है, जब तक रेगुलर क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन अगली वीडियो जो रहेगी उसमें आपको मैं एक पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊँगा। उसमें आपको मैं ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, इसके फुल सोल्यूशन दूंगा विद मेथड, ठीक है। आई विल नॉट वेट फॉर द डे कि भाई उस दिन एग्जाम टीयर 2 खत्म हो, बच्चे का रिजल्ट आए तब शुरू करें, बहुत देर हो जाएगी। हम जल्द से जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूट्यूब पे क्लासेस मैं आपके लिए लेके आया करूँगा हफ्ते के हफ्ते, और उसमें मैं आपसे ये PYQ से शुरू करवाऊँगा। तो जब तक आप ऑफिशियली मेरे साथ जुड़ेंगे कोर्स में डेली बेसिस पे, तब तक आपकी कुछ तैयारी हो चुकी होगी इन यूट्यूब क्लासेस के थ्रू, ठीक है। और फिर देखो उसके बाद क्या मज़ा आता है, ठीक है। सो बस ये ध्यान रखना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करो, ठीक है। आज आपका समय लिया मैंने थोड़ा, उसके लिए आपको देखो ध्यान से रखना है, ये समय का यूज़ हमें पूरा करना है। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। आप ये लगा लीजिए कि आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का आपका अपना टीयर 1 का है, और उसके विद इन नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में आपका टीयर 2 की भी डेट्स अनाउंस हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, समय कम है, काम ज़्यादा है, और लेवल वीक है, ठीक है। जब टीचर यहाँ पे आपके लिए रेडी है, तो अब मेरा बच्चा भी रेडी रहेगा, ठीक है। सो बच्चों फिर आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। अगर कोई भी समस्या आए आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, उस पर अमल किया जाएगा। कोई भी आप चाहें कि सर एक्स्ट्रा ये भी करवाइए, वो भी मैं आपको जो सजेशन होंगे बिल्कुल एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है। जो भी मेरे से बन पाएगा आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट, ठीक है बच्चे लोग। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।